तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठिए। रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए ये करंट और स्टैटिक की क्लास होती है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में UIDAI कहते हैं, द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक आधार शुभंकर का नाम क्या है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक आधार शुभंकर का नाम क्या है। अब सभी जानते हैं साथी, आधार भारत में एक पहचान संख्या है। भाई, आधार संख्या क्या होती है? भारत में एक पहचान संख्या है ना, 12 अंक की पहचान संख्या। 12 अंक की एक पहचान संख्या है। ये कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये केवल पहचान करने की है, पहचान संख्या, आधार कार्ड। इसको साथ ही जनवरी 2009 से जनवरी 2009 में एक संस्था का गठन किया गया था, जिसका नाम था UIDAI। इसकी फुल फॉर्म थी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही संस्था UIDAI जो सभी के आधार कार्ड जारी करती है, आधार संख्या जारी करती है। 2016 में इसका साथी एक्ट आया था, इसको सांविधिक दर्जा मिला। 2016 में इसको सांविधिक दर्जा या संसद ने इसके लिए कानून बनाया। इसका एक नया लोगो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है उदय। इसका नाम क्या रखा गया है? उदय। तो वही पूछा है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए ऑफिशियल आधार शुभंकर का नाम क्या है? ऑफिशियल आधार शुभंकर। तो इनका नया शुभंकर कौन बनाए? उदय आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उदय आपका बिल्कुल सही उत्तर है आधार का। इसी में आपसे पूछेगा आधार संख्या में कितने डिजिट होती है? कहोगे 12 अंक। किसे कौन सी संस्था बनाती है? इसे UIDAI बनाती है, यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके ये साथी संस्था है। इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया? इसके लिए संसद ने कानून कब बनाया? 2016 में इसके लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया गया, संसद के द्वारा। इसी में लिख लीजिएगा, इसका एक प्रकार से टैगलाइन क्या थी? आधार जो ये योजना है, इसकी टैगलाइन क्या थी? मेरा आधार मेरी पहचान। मेरा आधार मेरी पहचान। मेरा आधार मेरी पहचान। तो चलिए, पहले का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है, उदय। जो नया शुभंकर है उदय, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, कर्नाटक में खोजे गए 12वीं सदी के शिलालेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? 12वीं सदी के, तो कर्नाटक का मांड्या जिला है। कर्नाटक का मांड्या जिला, यहां के एक मंदिर में, कर्नाटक के मांड्या जिले में एक 12वीं सदी का शिलालेख खोजा गया है। उसमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कन्नड़, तमिल और संस्कृत। कन्नड़, तमिल और संस्कृत, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन समय में भी, जैसे आज हम भारत में भाषाओं के ऊपर एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे, प्राचीन समय में भाषाओं में काफी अच्छा तालमेल था। अगर तालमेल नहीं होता तो 12वीं सदी, आज से हजारों साल पहले, कोई शिलालेख पर तीनों भाषाओं में क्यों लिखवाता? तो कन्नड़, तमिल और संस्कृत, ये एक साम्राज्य हुआ करता था। आपको याद होगा होयसल साम्राज्य, कुछ याद आया? होयसल साम्राज्य 950 से लेकर 1350 के आसपास तक लगभग 400 साल होयसल साम्राज्य रहा, जिसकी राजधानी हलेबीडु करके एक शहर है। हलेबीडु करके एक शहर है कर्नाटक में। हलेबीडु करके होयसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। 2023 में इनके मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए? जैसे इन्होंने चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर,
चेन्ना केशव मंदिर, ये होयसल वंश का मंदिर है, बेलूर कर्नाटक में। कहां पर भैया? बेलूर कर्नाटक में। इसी प्रकार एक चेन्ना केशव मंदिर है जो अगले 100 साल बाद बना था। चेन्ना केशव मंदिर सोमनाथपुरा, बेलूर वाला पुराना है सोमनाथपुरा, यह भी कर्नाटक में स्थित है, यह भी कर्नाटक में। इसका निर्माण करता विष्णुगुप्त नाम का राजा था, विष्णुगुप्त। तो अच्छे से याद रखिएगा, कर्नाटक में 12वीं सदी के शिलालेख खोजे गए, कर्नाटक के मांड्या जिले में, जो कि होयसल साम्राज्य के। इसमें कन्नड़, तमिल और संस्कृत तीनों भाषाओं में लिखा हुआ शिलालेख की यहां से प्राप्ति हुई है। कर्नाटक की यहीं पर लिख लीजिए, कर्नाटक में विधानसभा सीट कितनी है, कर्नाटक में विधान परिषद सीट कितनी है, कर्नाटक में लोकसभा और कर्नाटक में साथ ही राज्यसभा की सीट कितनी है। तो विधानसभा लिखिए 224, विधान परिषद 75, 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा। 225 विधानसभा, 75 विधान परिषद, 28 लोकसभा, राज्यसभा की सीट, 12 कर्नाटक। एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कहां पर है? भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? कर्नाटक आपका बिल्कुल सही है। भारत में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? कहोगे सर कर्नाटक में। चलिए, पूछा किस शहर में रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के लिए, रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के लिए पहले ऑलिव रिडले कछुए को सैटेलाइट टैग किया गया है? पहले ऑलिव रिडले कछुए को सैटेलाइट से टैग किया गया है। एक होता है जियो टैग, एक होता है सैटेलाइट टैग। ये ऑलिव रिडले कछुए जो सती अपने इधर पूर्वी तट पर पाए जाते, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो पहली बार रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के लिए तमिलनाडु के चेन्नई के समुद्र तट पर एक ऑलिव रिडले कछुए को सैटेलाइट टैग किया गया है। इसी में लिखिएगा, ये देखिए गहीर माथा सेंचुरी पूछ लेता है, गहीर माथा अभयारण्य ये कहां पर स्थित है, जो कि ऑलिव रिडले कछुए के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी में आपसे पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य, ये भारत का भी पहला कछुआ अभयारण्य था। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये साथ ही भारत का भी पहला कछुआ अभयारण्य था। ये पूछ लेगा, हाथी को विरासत पशु का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय विरासत पशु, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यह कब घोषित किया गया? तो इसी में नोट कर लीजिएगा, गहीर माथा अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है, ऑलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य 1989 वाराणसी में खोजा गया, 1989। और ये जो मीठे पानी का कछुआ होता है, जो फ्रेश वाटर में कछुआ पाया जाता है, उसका भी पहला था भारत का। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु ये 2010 में घोषित किया गया, 2010 में। चेन्नई याद रखिएगा, भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नगर निगम ये कहां पर स्थापित किया गया था, चेन्नई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अंग्रेजों के द्वारा भारत का पहला नगर निगम 1688-87 में कहां पर स्थापित किया गया था? चेन्नई में। हाथी को विरासत पशु 2010, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य ये 1989। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए ये किससे चुना गया है? कलिंग साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए देखिए, कलिंग साहित्य समारोह, कलिंग साहित्य पर्व या कलिंग साहित्य उत्सव नाम से प्रत्येक वर्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहां पर एक साहित्य उत्सव मनाया जाता है जिसको कलिंग साहित्य उत्सव कहते हैं। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसमें साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते,
जैसे अच्युतानंद पति को 2026 का कलिंग साहित्य पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 2026 के अवार्ड शुरू हो गए, 2026 में अवार्ड मिलने शुरू हो गए। तो बिल्कुल सीक्वेंस से याद करके चलना जिससे बाबू किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, एक एक को बिल्कुल अच्छे से एग्जैक्ट सीक्वेंस से याद करके चलना। तो कलिंग साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए किसको चुना गया? अच्युतानंद पति, डेजी रोकवेल, इनको अंतरराष्ट्रीय सम्मान, कलिंग अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान, इन्हें तो राष्ट्रीय स्तर का अंतरराष्ट्रीय कलिंग साहित्य सम्मान, ये डेजी रोकवेल को जीवन भर की उपलब्धि के लिए, जीवन पर्यंत उपलब्धि या लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको दिया गया? डॉक्टर विनोद चौधरी। और कलिंग साहित्य युवा पुरस्कार किसको दिया गया? युवा कैटेगरी में नेपाल की लेखिका रंजना निरोला को दिया गया, नेपाल की लेखिका रंजना निरोला। तो इसमें चारों को कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्युतानंद पति को कलिंग साहित्य पुरस्कार मुख्य, डेजी रोकवेल को इंटरनेशनल, डॉक्टर विनोद चौधरी को लाइफ टाइम वाला और रंजना निरोला करके ये नेपाल की है, इनको कलिंग साहित्य सम्मान युवा, इनको कलिंग साहित्य सम्मान युवा। अब सभी जानते कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था, इसी में सत्य कलिंग युद्ध कई बार पूछ लिया जाता है, ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसी में एक बात याद रखेगा, जो इसका 13वां शिलालेख है, जो अशोक का 13वां शिलालेख था, उसमें अच्छे से याद रखना कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? सबके सब उत्तर दीजिए। अशोक महान के किस शिलालेख में? ये तीनों की तीनों चीजें याद रखना। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 13वें शिलालेख में वर्णन है, और अगर वर्ष पूछे तो 261 ईसा पूर्व, वर्ष पूछे तो 261 ईसा पूर्व। ये 110% पूछेगा। एक यूनेस्को के द्वारा भी सत्य कलिंग प्राइज दिया जाता है, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, ये अलग है, ये साइंस को, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर यूनेस्को कलिंग अवार्ड पूछे, सुन लीजिए अच्छे से, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, तो यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और अगर बच्चा यह पूछ लेता है कि कलिंग साहित्य पुरस्कार, तो अच्युतानंद पति कलिंग अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डेजी रोकवेल, कलिंग जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए डॉक्टर विनोद चौधरी, और कलिंग युवा साहित्य पुरस्कार नेपाल की रंजना निरोला। जबकि यूनेस्को कलिंग अवार्ड ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण ये नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली भारत मंडपम, इसी में लिख लीजिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, खींचकर उत्तर देना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा। युवा कौशल दिवस कब होता है? युवा कौशल दिवस कब हो जाता है साथी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे,
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। तो ये पिछले साल से शुरू हुआ है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। इस बार 2026 में इसका दूसरा संस्करण है। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन जो होते हैं, देखो जब तक आपके पेपर है तब तक कम से कम 50-50 नए सम्मेलन आ जाएंगे। तो सबके सब इन सम्मेलन आदि पर पूरा फोकस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये 7 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, होगा 9 जनवरी से, आज से कहोगे, और 12 तक। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। पूछा विश्व पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण 10 से 18 जनवरी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक। इसी में लिख लीजिएगा गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है। गेस्ट ऑफ ऑनर ये साथी कौन सा देश है, गेस्ट ऑफ ऑनर इस मेले का। इसी में पूछेगा कि फोकस कंट्री कौन सी है, फोकस देश कौन सा है। इसी में पूछेगा इस मेले की थीम क्या है। तो विश्व पुस्तक मेला ये 53वां 2026 में विश्व पुस्तक मेले का, वर्ल्ड बुक फेयर का 53वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसी में लिख लीजिएगा विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस साथी कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे ये कब मनाया जाता है। तो लिखना गेस्ट ऑफ ऑनर करके जो है ये कतर है। भाई गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है। विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर कतर बना। फोकस देश पूछेगा स्पेन, फोकस देश पूछेगा स्पेन। और थीम है भारत की मिलिट्री हिस्ट्री, इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। हमारी जो सेनाएं हैं उनके इतिहास को लेकर यह मुख्य थीम रखी गई है। हमारी जो मिलिट्री है उसके इतिहास को लेकर इसकी मुख्य थीम रखी गई है। जबकि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। सबके सब बताइए विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल। इस बार कौन सा संस्करण है, मेरे साथ रिपीट करो, 53वां। फोकस देश स्पेन, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर कतर। कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा। फोकस देश स्पेन, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है, मैड्रिड। जबकि थीम इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। और विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल। गरुड़ा एरो स्पेस ड्रोन बैटरी सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है। गरुड़ा एरो स्पेस ड्रोन बैटरी सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो ड्रोन की बैटरी बनाती है। इसकी बैटरी सुविधा का उद्घाटन ये तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। इसकी बैटरी बनाने की एक फैसिलिटी का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। इसकी बैटरी बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है, ये चेन्नई में। कहां पर भैया, चेन्नई। देखिए इसी में एक चीज चाहो तो और ऐड कर सकते हो, इसी में पिछले वाले क्वेश्चन में ही, कि हर साल यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की जाती है। यूनेस्को के द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी, यूनेस्को के द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी। सबके सब नोट कर लीजिए, विश्व पुस्तक राजधानी ये कौन से शहर को घोषित किया गया है। विश्व पुस्तक यूनेस्को के द्वारा 2026 की वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी।
तो लिख लीजिएगा विश्व पुस्तक राजधानी, ये मोरक्को की राजधानी रबात को घोषित किया गया है। मोरक्को की राजधानी रबात। इससे पहले 2025 में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो रह चुकी है। ब्राजील की रियो डी जेनेरियो। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है बच्चा, सीधे सीधे पेपर में यूं ही पूछ लेता है। ये इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तुमसे सर मारता हूं कि सुबह सुबह एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल सुबह से लक्ष्य पर केंद्रित, यह तो लड़ाई है लाखों के बीच में से निकलने की। लिखो विश्व पुस्तक राजधानी रबात मोरक्को 2026, 2025 विश्व पुस्तक राजधानी रियो डी जेनेरियो। नई दिल्ली में रह चुकी है 2003 में। करुणा एरोस्पेस ड्रोन बैटरी सुविधा का उद्घाटन ये चेन्नई में। इसी में याद रखिएगा भैया, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, चेन्नई में NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में स्थित है। पूछेगा राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर की हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, यह आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। लेकर बाबा श्याम का नाम छाप दो और सुबह सुबह 7 बजे तो 7 बजे, 7 बजे तो 7 बजे कहोगे भैया राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026, ये गुजरात के गांधीनगर में। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। देखिए सती मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एक खान मंत्रालय है, इसमें आप बताइए इसके मंत्री कौन है। खान मंत्रालय के तत्वाधान में या खान मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। इसी में आपको 2-3 चीजें बतानी है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहां पर स्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यह सती एक संस्था है, यह कहां पर स्थित है? यह सब भर भर के पूछता है। इसी में पूछेगा नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बताइए। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बताइए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। जबकि खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी, खान मंत्री कौन है भैया? जी किशन रेड्डी, ये भारत के मिनिस्टर ऑफ माइंस। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये एक रिसर्च संस्थान है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये एक रिसर्च संस्थान है। कहां पर है? नागपुर। जबकि नालको का हेडक्वार्टर बताओ? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नेशनल, ये कितनी बार पूछा गया है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, याद रखिएगा भुवनेश्वर। बोलो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर। जबकि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये महाराष्ट्र के नागपुर। आप जानते कपास अनुसंधान संस्थान, कपास अनुसंधान संस्थान ये भी नागपुर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान हो गया, एक साथी नीरी करके संस्थान हो गया, एक नीरी करके संस्थान हो गया। यह भी कहां पर है? नागपुर में स्थित है। तो गुजरात के गांधीनगर में यहां पर राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर। इसी में सती गुजरात का एक अहमदाबाद शहर है। 2030 के कॉमनवेल्थ, यहां पे भारत की पहले एथलीट फोरम का आयोजन हो रहा है। भारत के पहले एथलीट फोरम का आयोजन कहां पर है? अहमदाबाद। जबकि खनिज चिंतन शिविर ये गांधीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
यह किस राज्य से संबंधित है? नागौरी अश्वगंधा। तो नागौर शब्द से तुरंत उत्तर दे दोगे भाई। जो नागौर शब्द है साथी, इसी से तुरंत उत्तर नहीं दे दोगे। नागौरी अश्वगंधा जीआई टैग के विषय में लिख लीजिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भौगोलिक संकेतक कह देते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा या इसको साथी भौगोलिक संकेतक कह देगा। जीआई टैग एक प्रकार का कॉपीराइट मानो, एक प्रकार का किसी सामान के ऊपर कॉपीराइट, पेटेंट मानो। इसे डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार समझौते के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत भारत में जीआई टैग को लेकर एक साथी एक्ट 1999 का, एक्ट कब? 1999, जो 15 सितंबर 2003 से लागू है। भैया कब से लागू है कहोगे बड़े भैया? ये एक्ट 15 सितंबर 2003 से लागू है, जीआई टैग एक्ट। इसमें इसकी अवधि कितनी होती है? एक बार जीआई टैग मिला तो कहोगे अवधि होती है 10 वर्ष। अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष। और इसकी रजिस्ट्री कहां पर है? इसकी रजिस्ट्री कहां पर है? कहोगे सर चेन्नई में। जो जीआई टैग देने वाली रजिस्ट्री है ये कहां पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। भारत का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट, भारत का प्रथम जीआई टैग प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद ये 2004-5 में, 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय, 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, ये राजस्थान। नागौर कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। नागौर कहां पर स्थित है? राजस्थान। तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि राजस्थान का खाद्य उत्पाद है। भारत का पहला जीआई उत्पाद दार्जिलिंग चाय 2004-5 में, इसको डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एस्पेक्ट्स के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। इसकी रजिस्ट्री कहां पर है? चेन्नई। पूछेगा जीआई टैग से संबंधित कानून 1999, यह कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 2003। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक बिगुल नाम का यंत्र है। उत्तर प्रदेश में बिगुल नाम के यंत्र को जीआई टैग मिला। बिगुल पीतल का होता है। यह मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह भैया मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पूछेगा नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 5वां संस्करण यह किस स्थान पर लॉन्च किया है? 5वां संस्करण, क्योंकि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? एक बार सारे के सारे साथी अपने अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। जितने आप रोजाना आते हैं, जो फ्लक्चुएट करते हैं, किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते। देखो लाखों वैकेंसी नहीं होती है लेकिन फॉर्म लाखों होते हैं। ये तो बेस्ट की लड़ाई है। ये तो लड़ाई है कि कौन अपने आराम से, अपने नींद सुकून से कितना लड़ पाता है। जब दुनिया तुम पर हंसती है उस दिन बार बार मन करता है कि मैं खूब मेहनत करूं। जब रिजल्ट अपने पक्ष में नहीं आता उस दिन मेहनत करता है कि हे ईश्वर एक मौका और दे दे। और जब वो ईश्वर तुम्हें एक मौका और दे देता है तो हम इंसान फिर उस एक मौके को भी बिल्कुल खराब कर देते हैं, लात मार देते हैं। तो या तो तुम साथी उठो और बदल दो, या जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उससे वैसे चलने दो। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहां पर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। अब सुन लीजिए, देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए, भारत में साथी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए यह योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग 1950, मार्च 1950 में। आपसे पूछेगा कि भाई योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन कब किया गया था? कहोगे सर
मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी रहे हो वो इसके अध्यक्ष होंगे, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष बने थे वो गुलजारी लाल नंदा। याद आया? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन फिर आ जाते मोदी जी 2014 में। 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया गया, योजना आयोग को बंद। 2014 में प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग बंद, योजना आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है? याद रखिएगा, ये ना सांविधिक है ना ही ये संवैधानिक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष हमेशा याद रखेगा, जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष। और जब से नीति आयोग बना है तब से मोदी जी ही नीति आयोग के अध्यक्ष है। तब से मोदी जी कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए, क्लाउड 9 नामक पहला तारा रहित गैस बादल किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा खोजा गया? किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा खोजा गया? क्लाउड 9 नामक पहला तारा रहित गैस बादल, मतलब ये एक ऐसा गैस बादल है जो कभी दुनिया में पहले लाखों करोड़ों साल पहले एक गैलेक्सी बन सकता था, लेकिन इसमें कोई भी तारा नहीं है, इसमें कोई भी तारा नहीं है। ये बताइए हमारे सौरमंडल का तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का तारा, हमारे सौरमंडल का तारा, ये बताइए हमारी आकाशगंगा के या हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा के जो हमारी सती मिल्की वे आकाशगंगा है, सबसे निकटतम गैलेक्सी का नाम बताइए। निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा के निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? हमारे सौरमंडल का तारा। जो तारे होते हैं, तारों में ऊर्जा किस प्रकार बनती है? जो स्टार्स होते हैं, जो सातीय तारे होते हैं, इनमें ऊर्जा किस प्रकार बनती है? सबके सब फोकस करो। ये हबल टेलीस्कोप थी, हबल अंतरिक्ष दूरबीन नासा की है। किसकी भैया? नासा की। हबल को याद रखिएगा 1990 में लॉन्च किया गया है। अब हबल कब की है? 1990 की लॉन्च की गई है हबल टेलीस्कोप। ये नासा की है, नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। तो हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नामक यह पहला तारा रहित गैस बादल, हमारे सौरमंडल का तारा जो सूर्य है, ये हमारे पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देता है। यही साथी हमारा तारा है, इसी के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, इसी के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। यही पृथ्वी पर ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत है। ऊर्जा का जो साथी अल्टीमेट स्रोत होता है, सर्वोच्च स्रोत जो है हमारे सौरमंडल में, ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत कौन सा है? देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत कौन सा है? कहोगे सर सन। जबकि ये एक गैलेक्सी होती है कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। ये साथी कौन सी गैलेक्सी है? कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। ये हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट गैलेक्सी है। जो लोग एंड्रोमीडा बता रहे हैं, तुम्हारे लिए 2 मिनट का मौन रख दूं। तारा ऊर्जा जो देते हैं, इसमें सलियन प्रक्रिया के द्वारा,
इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। संलयन प्रक्रिया के द्वारा विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में साथी सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, मोटे तौर पर इसे प्रत्येक 2 वर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसको सेलिब्रेट, या प्रत्येक 2 वर्ष में यह दिन मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में। जैसे 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था, 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का यह भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। सबके सब बताइए, 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस यह कहां पर मनाया गया? अरे 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस यह कहां पर मनाया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा। याद रखिएगा, इसी दिन 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 एसएस अरेबिया नामक जहाज से, एसएस अरेबिया नामक जहाज से गांधी जी सदैव के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी सदैव के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से कहां लौटे? कहोगे सर भारत लौटे। इसमें सबके सब ध्यान दीजिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कौन से जहाज से लौटे? यह हजारों बार इतिहास में पूछा है। एसएस अरेबिया जहाज से गांधी जी सदैव के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और इनको भारत लौटने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले की मुख्य भूमिका थी, जो इनके राजनीतिक गुरु भी थे। और एक सीएफ एंड्रयूज करके, कौन थे भैया? सीएफ एंड्रयूज। एक भैया सीएफ एंड्रयूज करके थे। इन्हीं को भेजा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कि गांधी जी को भारत आने के लिए मनाओ। तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी। जबकि 10 जनवरी को क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस। भाई 10 जनवरी को क्या हो जाएगा? कहोगे सर विश्व हिंदी दिवस। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ये बताइए, गांधी जी ने किस वर्ष, गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस की अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता? बहुत बढ़िया पूछा है। केंद्र ने महिला एवं बाल कल्याण के लिए सीएसआर साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु यह कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। जो यूपीएसआई, होमगार्ड और कांस्टेबल, चाहे रेलवे चाहे एसएससी, एक क्वेश्चन लीक कर दिया जाओ, यह क्वेश्चन कोई माई का लाल नहीं है जो पेपर में आने से रोक दे। महिला और बाल कल्याण के लिए सीएसआर साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। सबके सब लिख दीजिए भाई, महिला विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है सीएसआर फंड को प्राप्त करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसी में बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, वोट का अधिकार देने वाला यह दुनिया का पहला देश कौन सा था? महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का साथी पहला देश कौन सा था? इसी में बताइए, इसी में बताइए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, दुनिया की प्रथम
महिला प्रधानमंत्री, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री खींच कर लेकर चलिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश ये न्यूजीलैंड 1892-93 में दे दिया था। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री ये श्रीलंका की थी श्री मावो भंडारनायके। श्री मावो भंडारनायके, श्री मावो भंडारनायके। तो पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये ऐप पर पोर्टल 110% पूछेगा। महिला और बाल कल्याण के लिए यह पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है? पंखुड़ी पोर्टल को। पूछे संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी विकास दर यह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जीडीपी विकास दर यह 6.6%, जबकि भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो पहले अनुमान आए उन अनुमान के हिसाब से हमारी जीडीपी कितने परसेंट? 7.4%। बीते दिन पढ़ा था, जो बीते दिन की चीजें उसको भूलना नहीं है भाई। पहले अनुमान के हिसाब से 7.4%, जबकि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 6.6%। लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब साइन किया गया था? 26 जून 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6, लेकिन सक्रिय कितने हैं? 5। सक्रिय अंग कितने हैं? 5। टोटल 6 अंग है, लेकिन सक्रिय कितने हैं? 5। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र का इकोसोक करके संस्था और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसी प्रकार एक साथी छठी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासी परिषद भी हो जाती है। ये जो न्यासी परिषद और ये ऊपर के 4 हैं, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जबकि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये नीदरलैंड के हेग शहर में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? नीदरलैंड के हेग शहर में। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? कहोगे सर न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2026 में हमारी जीडीपी 6.6% और भारत के पहले अनुमानों के हिसाब से 7.4%। 7.4। भारत की सांस्कृतिक विरासत मोस्ट इंपोर्टेंट है और विविधता का जश्न मनाने के लिए भारत उत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत उत्सव 2026। देखिए, आज मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तुमसे, लेकिन साथ ही 10,000 चल रहे हैं। एक बार तुम सबका सपोर्ट मिल जाए तो 11,000 क्रॉस हो जाए। थोड़ी सी कुछ ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है, बस मन में एक ऊर्जा मिलती है। तो क्या तुम सारे के सारे छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को शेयर कर पाओगे? तुम सबके लिए कहूंगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल्लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये मेहनत केवल कुछ दिन की और है मेरे दोस्त, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। तुम क्या चाहते हो? आज सोते रहोगे, कल को जो चेहरे तुम पर हंसते हैं वो चेहरे वैसे ही हंसेंगे, ताली पीट पीट कर तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और वही चेहरे चाहते हो कि मुरझा जाए जब पता चले कि भैया उस लड़के का उस लड़की का सिलेक्शन हुआ। ये तो मेहनत और किस्मत की जंग है जिसे तुम्हें जीत कर दिखाना है। ईश्वर ने तुम्हारे हाथों में किस्मत की रेखा नहीं दी तो क्या हाथों को खाली अरे पेन तो दिया, किस्मत की रेखा इतनी मेहनत कर दो इस पेन के निशान बन जाएं।
भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता, ये कतर की राजधानी दोहा में भारत उत्सव 2026, ये कतर की राजधानी दोहा में, ये कहां पर मनाया जा रहा है भैया? कतर की राजधानी दोहा में भारत उत्सव 2026। इसी में अगर आपसे पूछे भारत की पहली एथलीट फोरम, भारत के पहले एथलीट फोरम, इसको कहां पर मनाया जा रहा है? भारत का पहला एथलीट फोरम पूछेगा 2026 का खनिज चिंतन शिविर, खनिज चिंतन शिविर, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? खनिज चिंतन शिविर कहां पर? तो कहोगे सर ये गांधीनगर, ये गुजरात के गांधीनगर में। जबकि भारत की पहली प्रथम एथलीट फोरम ये गुजरात के अहमदाबाद में, ये गुजरात के अहमदाबाद में। 15 का उत्तर सी। ऑस्ट्रेलिया ने 2025-26 एशेज सीरीज ये कितने मैच के अंतर से जीती है? ये टेस्ट मैच की प्रसिद्ध सीरीज है, ये भैया टेस्ट मैच की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, विश्व की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सीरीज कह सकते हो क्रिकेट की। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट में टेस्ट मैच, और ये बहुत पुरानी भी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 2025 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन भैया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन। इसी में लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती है। इसमें 5 मैच होते हैं, 5 टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने 2025-26 एशेज सीरीज ये 4-1 के अंतर से जीती है। 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 1 मैच इंग्लैंड ने जीता है। 1 मैच किसने जीता? इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है? कैनबरा। मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से भारत के उत्पाद पर ऑस्ट्रेलिया ने 0 टैरिफ का ऐलान किया है। भारत के उत्पादों पर 0 टैरिफ का। ज्यादातर उत्पाद पर ऑस्ट्रेलिया ने कितने टैरिफ का? कहोगे सर 0 टैरिफ का। ज्यादातर उत्पादों पर ऑस्ट्रेलिया ने कितने टैरिफ का? कहोगे सर 0 टैरिफ का। 1882-83 से यह सीरीज कब से शुरू हुई थी? 1882-83 से। कब से भैया? 1882-83। 16 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में दूरसंचार समाचार की अतिरिक्त महानिदेशक, दूरसंचार समाचार की एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, यह किससे बनाया गया है? डीडी न्यूज। इसी में आपको बताना है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यह साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जबकि जो प्रसार भारती संस्था है, प्रसार भारती, यह मुख्य संस्था है 1997 में बनी। इसी के तहत डीडी न्यूज, जिसको साथी ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी भी कहा जाता है, और दूरदर्शन, दूरदर्शन ये भैया 1959 में, और ऑल इंडिया रेडियो जो था जिसके अंतर्गत ये डीडी न्यूज वगैरह सब आते हैं, ये 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसकी टैगलाइन हो जाती है। पूछेगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये किसकी टैगलाइन है? ऑल इंडिया रेडियो। जबकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये अपने दूरदर्शन की। ममता वर्मा को एडिशनल डीजी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब होता है? सबके सब बताइए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जबकि दूरदर्शन 1959, सत्यम शिवम सुंदरम और ऑल इंडिया रेडियो 1936, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
दोनों प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिसके मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव 10 से 11 जनवरी के बीच प्रसिद्ध फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन ये किस राज्य में किया जाएगा? प्रसिद्ध फ्लेमिंगो फेस्टिवल, तो याद रखिएगा इस राज्य की पुलिकट झील में, इस राज्य की पुलिकट झील और नल्लापेट्टू करके यहां पर पक्षी अभयारण्य, नल्लापेट्टू करके यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है, नल्लापेट्टू करके। तो पुलिकट झील और नल्लापेट्टू बर्ड सेंचुरी में आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये कहां पर मनाया जाता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11, ये आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहोगे सर पुलिकट झील और नल्लापेट्टू करके बर्ड सेंचुरी होती है। किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो लिख लीजिएगा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ये वहां के प्रधानमंत्री के जैसा पद होता है। ये जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा, और भारत और जर्मनी के बीच में, भारत और जर्मनी के बीच में 8 बिलियन डॉलर, 8 अरब डॉलर का एक 6 पनडुब्बी का समझौता भी होना है। कितनी पनडुब्बियों का? 6 पनडुब्बियों का समझौता। ये याद रखिएगा साथी, 6 पनडुब्बियों का समझौता भी होना है। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाती है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहां की मुद्रा यूरो। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन शहर ये कौन सी नदी के किनारे है? सबके सब बताओ। कहोगे सर बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, बर्लिन याद रखिएगा स्प्री नदी के किनारे है। ये साथी अपना क्या हो जाता है? यूरोप। और यहां पर क्या जाता है? ये जो व्हाइट व्हाइट है ये कहोगे सर जर्मनी। ध्यान दीजिएगा भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीप टेक का मतलब है आज जो टेक्नोलॉजी उभर कर आ रही है उनके ऊपर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये तमिलनाडु सरकार की है। भारत का पहला राज्य जिसने डीप टेक स्टार्टअप नीति और इसमें 100 करोड़ के निवेश का भी इन्होंने ऐलान किया है। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का भी तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है। 100 करोड़ के। विधानसभा की 234 सीट, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18। तमिलनाडु में विधानसभा 234, लोकसभा 39, राज्यसभा की 18, लोकसभा 39। पूछे की पेन्योर यह भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई पन्योर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई पन्योर यह किस राज्य में स्थित है? 27 जिले इस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। 1972 में यूटी बना, 1987 में इससे साथी पूर्ण राज्य का दर्जा। 1987 में ईटानगर राजधानी, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीट। यहीं पर हाल ही में सनराइज फेस्टिवल मनाया गया यहां के डोंग गांव में। तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कई पन्योर ये अरुणाचल प्रदेश में। ये जो बायो हैप्पी शब्द है ये एमएस स्वामीनाथन जी ने दिया था। बायो हैप्पी शब्द जो है ये एमएस स्वामीनाथन जी ने। बायो हैप्पी शब्द किसने दिया है? एमएस स्वामीनाथन जी ने। बायो हैप्पी पूछा है। मशहूर इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हें साथी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर क्या एक साथी आयोग भी था?
पश्चिमी घाट आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई थी कि पश्चिमी घाट के ऊपर एक रिपोर्ट बना कर दे, उसको कैसे संवारा जाए, उसको कैसे संरक्षण किया जाए। एक साथी पर्यावरणविद थे, पूछेगा ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद, इनको 2024 का यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी दिया गया था। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, इन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 110% पूछेगा माधव गाडगिल। इन्हीं के द्वारा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी की स्थापना की गई थी। भारत का पहला एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? यह साथी भारत का पहला, ये मैं आपको किसके करा रहा हूं? कहोगे भैया आप जून इत्यादि के, क्योंकि मैं जितने नए होते नए, उसके बाद में पीछे का भी कवर करके चलते हैं। पीछे का भी याद रखिएगा, हम लोग साथी कवर करके चलते हैं। यह द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली, जो जा रहे उनको जाने दो, लास्ट में रिवीजन करके जाना, तब फायदा होगा। पूछे इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो संयंत्र किस देश में? नैनो उर्वरक कारखाना, ये ब्राजील में। नैनो उर्वरक कारखाना इफ्को ने ब्राजील में। अभ्यास से शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, भारत और किसके बीच? फ्रांस के बीच। रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह सोशल मीडिया से आ गया। यह साथी फोरम आधारित सोशल मीडिया है। यह कैसी है? फोरम, डिस्कशन फोरम जिसको कह देते हैं। 2005 में बनी थी। यह कब बनी? 2005 में। रेडिट ओहोयन मार्क श्वार्ट्ज करके एक व्यक्ति थे, यह रेडिट के संस्थापक। कौन कौन? स्टीव हफमैन, स्टीव हफमैन इसके संस्थापक कौन थे? कहोगे भैया स्टीव हफमैन करके इसका संस्थापक है। स्टीव हफमैन करके यह इसका संस्थापक है। रेडिट का संस्थापक कौन है? एलेक्सिस ओहेनियन और स्टीव हफमैन। स्टीव हफमैन याद रखिएगा, स्टीव हफमैन और एलेक्सिस ओहेनियन। एलेक्सिस ओहेनियन ये हमने पढ़ा है किसमें? सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर पिछले साल सतत पाक कला दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 18 जून को सतत पाक कला ग्लोबल योगा कनेक्ट समिट, ये साथी नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल योगा कनेक्ट समिट पिछले साल। एबरडीन विश्वविद्यालय, इसने नवी मुंबई, मुंबई में भैया इसका कैंपस खुला है। ये स्कॉटलैंड का विश्वविद्यालय है। ये कहां का है? स्कॉटलैंड का विश्वविद्यालय है। महाराष्ट्र ने नवी मुंबई में भारत का पहला साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, इंडिया फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सहकार के नाम से ओपन किया है। यह किसके नाम से ओपन किया है? सहकार सुरक्षा के नाम से। किसके नाम से? सहकार सुरक्षा के नाम से। किसके नाम से भैया? सहकार सुरक्षा, सहकार सुरक्षा के नाम से। पूछा है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यह 2025 में फ्रांस के नीस शहर में 113वां अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, जिनेवा में आयोजित किया गया। अरुण श्रीनिवास मेटा इंडिया का चीफ, अरुण श्रीनिवास मेटा इंडिया के चीफ और न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन की आत्मकथा अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जैकिंडा आर्डन की ये आत्मकथा थी, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अब बच्चा मैं आप सभी को रिवाइज करा रहा हूं, भागना मत। अब सभी को बता दूं कि शंखनाद की क्लासेस 2 दिन बाद से शुरू हो रही हैं। अब केवल जुड़ने के 3-4 दिन है, क्लास छोड़ना मत,
इसमें मैथ रीजनिंग जीके हिंदी सबके सब साथी आज ही जुड़ जाइए। इसमें मैथ रीजनिंग में सेल्फ स्टडी के लिए रोजाना 50-50 100 क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल स्टेप वाइज कि जिन्हें आप खूब हाथ चलाएं। इसी प्रकार हिंदी जीके में मैथ रीजनिंग मैथ्स विपुल सर, रीजनिंग प्रीति मैम, बढ़िया टीम है। 12 तारीख से क्लास है, सबके सब जुड़ जाइए। किताब चाहिए तो 50% डिस्काउंट पर मैथ रीजनिंग जीके हिंदी ये सारी की सारी फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हैं। और जो लोग अंतिम प्रयास से होमगार्ड में नहीं जुड़े थे, अगर वो साथी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो 20 जनवरी से होमगार्ड की शुरू होंगी अंतिम प्रयास 2.0। यदि आप होमगार्ड कांस्टेबल दोनों कर रहे हैं तो फिर साथी कांस्टेबल वाले से जुड़ो, जिससे कि मैथ रीजनिंग में भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है साथी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अपनी सबसे नजदीक आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे निकट या निकटतम आकाशगंगा बताइए। निकटतम आकाशगंगा आपको बताना है, निकटतम आकाशगंगा। इसी में सती स्पेन की राजधानी बताइए, स्पेन की राजधानी, सबके सब उत्तर दीजिए। इसी में कतर की राजधानी, स्पेन की राजधानी, कतर की राजधानी। विश्व पुस्तक दिवस कब होता है? विश्व पुस्तक दिवस कब होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? विश्व पुस्तक दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह चर्चा में रहा पंखुड़ी पोर्टल, यह सत्य किससे संबंधित है? पंखुड़ी पोर्टल। उदय नामक शुभंकर किसका है? उदय शुभंकर यह किसका है? उदय शुभंकर आपसे पूछा किसका है? पूछा है UIDAI की स्थापना यह किस वर्ष की गई थी? UIDAI की स्थापना यह सत्य किस वर्ष? कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कलिंग युद्ध, इसका प्रमाण अशोक के कौन से शिलालेख में, इसका वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में? अच्युतानंद, अच्युतानंद पति को या अच्युतानंद पाती को यह कौन सा सम्मान मिला है? अच्युतानंद पाती को साथी कौन सा सम्मान? भारत के हिसाब से जीडीपी कितनी बढ़ेगी? संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से हमारी जीडीपी कितनी बढ़ेगी? संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ये रिवीजन की चीजें, इनको रिवाइज करके जाओगे तुम्हारे फायदा होगा। तुम्हें लोग इसको समय लंबे समय तक याद कर पाओगे, लंबे समय तक। पूछे सती फ्लेमिंगो उत्सव यह कहां पर मनाया जाता है? फ्लेमिंगो उत्सव यह कहां पर? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसी में पूछेगा नालको का हेडक्वार्टर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? NIOT कहां पर स्थित है? NIOT यह साथी कहां पर स्थित है? NIOT यह कहां पर स्थित है? और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो लिख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, इसकी राजधानी हो जाती है मैड्रिड, कतर की हो जाती है दोहा। पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी। पंखुड़ी पोर्टल महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये CSR फंड के लिए उदय शुभंकर UIDAI का नया शुभंकर है आधार का। यह सती 2009 में बनी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। इनको कलिंग साहित्य सम्मान दिया गया। कलिंग साहित्य सम्मान 2026। भारत की जीडीपी के, भारत के अनुसार 7.4, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 6.6। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये 23 जुलाई। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ब्यूरो नागपुर,
जबकि नालको भुवनेश्वर NIOT चेन्नई और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र। इसी में आपको बताना है एक होमवर्क, जर्मनी की राजधानी बताइए और जर्मनी की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी की राजधानी और यह किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से आप देखोगे बच्चा, तो हमने केवल करंट नहीं पढ़ा, उससे मिलता जुलता स्टैटिक जीके। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम विज्ञान पढ़ लो, संविधान पढ़ लो, जो पढ़ना है करंट में पढ़ लो, लेकिन अगर करंट के क्वेश्चन आए पेपर में जो किस बार भर भर के पूछेगा, तो फिर तुम इतिहास भूगोल से उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए करंट पर पूरा फोकस रखो और उससे जुड़ा हुआ जितना है, इतिहास की चीज आए तो इतिहास, कोई प्रोजेक्ट आए तो प्रोजेक्ट, कोई शहर आए तो उसके बारे में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, कोई रिपोर्ट आए, कोई दिन दिवस देश राजधानी मुद्रा, ये बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है। अब आप सबके साथ दो काम है कि सबके सब होमवर्क का उत्तर दीजिएगा, और साथी आपका या आपका कोई साथी अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो तो उसको एक बार शंखनाद के बारे में जरूर बताना। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज, सबके सब इस क्लास के लिंक को, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है, अपने व्हाट्सएप पर जरूर लगाकर जाना। अभी यूपीएसआई को लेकर एक इवेंट है, आज रात को मूल विधि की मैराथन भी है। आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हो तो उनको आप जरूर बता देना। अब एक और महत्वपूर्ण चीज सुनिए कि साथ ही हमारा एग्जाम यूपी कांस्टेबल वाला जो चैनल है, उस पर आज सुबह 10 बजे यूपी कांस्टेबल की एक बहुत ही बढ़िया मैराथन है, तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। और इसी पर साथी मैथ की क्लास अपने विपुल सर ले रहे हैं, तो कोई यूपी कांस्टेबल सुबह पढ़ना चाहे तो एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल 8 से 9 मैथ, 9 से 10 रीजनिंग, 10 से जीके, 11 से हिंदी होती है। यह करंट की क्लास रोज सुबह 7 बजे चलती है। और इसका जो प्रैक्टिस कराते हैं होमगार्ड की, इसी एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल पर शाम 4 बजे से फ्री क्लास शुरू हो जाती है, रात को 9 बजे मैं लेता हूं। तो सबके सब एग्जाम पर को सब्सक्राइब कर लेना, और यही गुरु दक्षिणा है कि आप इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जरूर लगा लें। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, उसकी चीजें कुछ कुछ याद हुई। जो ये लास्ट में रिवीजन करते हैं ना, ये रामबाण है, इससे दोबारा से वो चीजें हमारी आंखों के सामने घूम जाती हैं। तो इसको 1-2 बार जब थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। इस क्लास का जो PDF है वो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब सेक्शन में। बाकी आप सभी का बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया। तो कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।